नमस्कार, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे, लखनऊ विश्वविद्यालय फिजिक्स डिपार्टमेंट से और अपने वेव मोशन लेक्चर सीरीज के आज 5वें लेक्चर में मैं आपके सामने और आज के लेक्चर का जो विषय है वो है द वेव फ्रंट्स एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव। दरअसल ये दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, वेव फ्रंट और इंटेंसिटी, जिनको समझना बहुत जरूरी है एक वेव को समझने के लिए, वेव के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए और उससे रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे वेव मोशन लेक्चर 5वें लेक्चर में, जिसका टॉपिक है द वेव फ्रंट्स एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव। एक वेव फ्रंट होता क्या है? Wavefront of a time-varying field is the locus of all the points where the wave has the same phase. The term is generally meaningful only for fields that at each point vary sinusoidally in time with a single frequency. आप इसको ऐसे समझें कि वेव फ्रंट एक सरफेस है। जैसे अगर कोई वेव प्रोपेगेट कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जो उस वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है और एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर जो पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है वो ऑसिलेशन सारे पार्टिकल्स का सेम फेज में हो रहा है। यानी इस वेव फ्रंट पर के सारे पार्टिकल्स एक साथ अपने मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे, एक साथ अपने मैक्सिमम पॉजिटिव में जाएंगे, एक साथ अपने मीन को फिर क्रॉस करके नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जाएंगे, एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम पर पहुंचेंगे और एक साथ फिर से अपने मीन पोजीशन पर पहुंचेंगे। तो ये एक ऐसा सरफेस है जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है और जिसके हर एक पॉइंट पर ऑसिलेशन सेम फेज में होता है। नाउ वेव फ्रंट्स यूजुअली मूव विद टाइम। एक्चुअली किसी वेव का कैसे करके प्रोपेगेशन होता है, इसके बारे में अगर हम हाइगन प्रिंसिपल की बात करें तो हाइगन प्रिंसिपल के अनुसार जो वेव का प्रोपेगेशन होता है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स के द्वारा होता है। यानी इस वक्त अगर वेव x डिस्टेंस तक चला है तो थोड़ी देर बाद जब वो x प्लस dx पर जाएगा तो x पर का वेव फ्रंट मूव करके x प्लस dx पर चला जाएगा। यानी t सेकेंड पर अगर वो x पर है तो t प्लस डेल्टा t पर x प्लस dt पर होगा। यानी वेव फ्रंट्स जो हैं वो समय के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। सो वेव फ्रंट यूजुअली मूव्स विद टाइम for waves propagating in a unidimensional direction। अगर एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, the wave fronts are usually single points, they are curves in two-dimensional medium and surface in a three-dimensional medium. Now for a sinusoidal plane wave, the wave fronts are planes, simple planes perpendicular to the direction of propagation that move in the direction together with the wave। यानी अगर हमारा एक प्लेन वेव है तो उसका वेव फ्रंट एक प्लेन सरफेस होगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पर एरो से वेव के प्रोपेगेशन को दिखाया गया है एंड एट डिफरेंट टाइम्स जैसे जैसे वेव आगे बढ़ रहा है ये सारे के सारे प्लेन्स उसके वेव फ्रंट्स हैं और इन सारे के सारे प्लेन पर सारे के सारे पार्टिकल्स का सेपरेट प्लेन्स पर पार्टिकल्स का फेज सेम होगा। सो दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट of a plane wave of a sinusoidal plane wave। So ये पिक्चर से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो वेव फ्रंट है वो किस तरह से प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है ना। ये एक पॉइंट सोर्स की तरह से है जो कि ओरिजिनेट कर रहा है वहां से और वहां से वेव्स निकल रहे हैं। एक पॉइंट सोर्स है और वहां से वेव्स निकल करके वो चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। तो जब एक पॉइंट सोर्स होता है तो वेव फ्रंट्स आप इमेजिन कर सकते हैं कि चूंकि हर डायरेक्शन में जाते हैं तो किसी भी समय पर अगर हम उसके जहां जहां पर वेव्स हो सभी को अगर हम पॉइंट से जोड़ने की कोशिश करें तो इट विल टर्न आउट टू बी अ स्फेरिकल सरफेस। यानी एक पॉइंट सोर्स के साथ एसोसिएटेड जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। यानी R1 अगर रेडियस का हम एक वेव फ्रंट ले लें तो पूरा का पूरा एक स्फीयर होगा और थोड़ी देर बाद जब वो R2 के सरफेस पर वेव पहुंचेगा तो उस समय उसका वेव फ्रंट R2 रेडियस वेक्टर का एक स्फीयर होगा। सो आप इस एक एनिमेशन से बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि फॉर अ पॉइंट सोर्स और
or a sinusoidal spherical wave, the wave fronts are spherical wave fronts that expand with it. And ये पिक्चर बहुत ही बढ़िया से इस चीज को शो कर रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट सोर्स से कलर में दिखाया गया है कि एक पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव्स किस तरह से निकलते हैं। बहुत आसान है इसको विजुअलाइज करना विद द एनिमेशन जो कि हमारे सामने में है। Now in 1678 Huygens proposal said that every point to which a wave disturbance reaches becomes a source of secondary disturbances. The envelope of these secondary waves determines the wave front of the wave at any subsequent time. The theory assumes that the secondary waves traveled only in forward direction. However, the theory does not explain why this. Basically, जैसा कि मैंने एक बार पहले भी चर्चा की कि हाइगन्स वेव थियरी है, उसके अनुसार जो वेव का प्रोपेगेशन होता है, वो प्रोपेगेशन जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग वेव फ्रंट्स होता है। यानी अगर t1 सेकेंड पर r1 डिस्टेंस पर है सोर्स से अगर कोई वेव फ्रंट और t2 सेकेंड पर r2 डिस्टेंस पर है, तो वेव फ्रंट के का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है कि t1 सेकेंड पर जो हमारा वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा और फिर वो एक वहां से स्फेरिकल वेव्स, सेकेंडरी वेव्स वहां से निकलेगा। और ये सेकेंडरी वेव्स का जो अगर हम एनवेलप देखें एट टाइम t2, तो उस एनवेलप का जो फॉरवर्ड एक अंदर एनवेलप बनेगा और एक बाहर की तरफ बनेगा। तो बाहर वाले जो एनवेलप है वो एनवेलप हमारा t2 सेकेंड पर का वेव फ्रंट को हमको देगा, लेकिन पीछे वाला जो सरफेस है वो डिस्कार्ड किया जाता है हाइगन्स प्रपोजल में। हालांकि हाइगन ने ये बताया नहीं कि क्यों हम सिर्फ फॉरवर्ड वेव एनवेलप लेते हैं वेव फ्रंट की तरह, क्यों नहीं हम बैकवर्ड एनवेलप लेते हैं। ये जो एरर था, दिस वाज रिजॉल्व्ड फाइनली बाय डेविड ए बी मिलर इन 1991 by proposing that source was a dipole not monopole as assumed by Huygens, जिसके कारण कि which cancels in the reflected direction, जो कि हमारे वेव्स है रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए पीछे का हम नहीं लेते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही हम लेते हैं। और यहाँ देखिए एक कंस्ट्रक्शन को अच्छे से दिखाया गया है, एक पॉइंट सोर्स को दिखाया गया है और पॉइंट सोर्स के साथ में जो एसोसिएटेड वेव फ्रंट होता है वो वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, जैसे हमने बात किया। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया ये पॉइंट सोर्स है, थोड़ी देर बाद इतने रेडियस का एक स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर बनेगा। और जैसा कि नीचे वाले फिगर में देखें कि ये जैसे कि वेव फ्रंट हमारा बना t1 सेकेंड के बाद, तो ये हमारा जो ब्लू लाइन है ये हमारा बना। अब इस स्फेरिकल सरफेस का हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ से फ्रेश वेव्स निकलेंगे। और इसके कारण अगर हम मान लीजिए कि डेल्टा टी सेकेंड के बाद इमेजिन करें कि कहां तक वेव गया है, तो इस वाले स्फीयर से डेल्टा टी सेकेंड के बाद में जो वेव है वो यहां से चल करके यहां तक गया है। यानी अगर हम इतने रेडियस का स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करें तो वो सारे के सारे स्फेरिकल सरफेसेस हर एक पॉइंट पर अगर ड्रॉ करें तो इस तरह से बनता चला जाएगा। अब इसका जो फॉरवर्ड एनवेलप है वो ये हुआ और ये बैकवर्ड एनवेलप है। और जैसा कि मिलर ने प्रिज्यूम किया कि जो हमारा यहां से जो वेव्स निकल रहे हैं वो एक डाइपोल सोर्स की तरह, डाइपोल सोर्स से निकल रहे हैं, तो ऐसे में इन जो बाहर की तरफ जाने वाला और रिफ्लेक्टेड दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम इस वाले को डिस्कार्ड करते हैं, जबकि हम इस वाले वेव फ्रंट को डेल्टा टी सेकेंड के बाद में नया वेव फ्रंट मान लेते हैं। और इसके बाद फर्दर प्रोपेगेशन ऑफ वेव के लिए अलग अलग डायरेक्शन में हम दिखा रहे हैं। हम ये मानेंगे कि अगले कुछ समय के बाद एक बार फिर से जब ये बन चुका है वेव फ्रंट, तो अब इसका हर एक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा, जहां से फिर से वेव फ्रंट्स निकलेंगे, वेव आगे बढ़ेगा, वेव फ्रंट्स निकलेंगे और इन सब का जो कवर होगा, जो एनवेलप होगा, वो हमारा नया वेव फ्रंट अगले टाइम पर देगा। इस तरह से बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेव फ्रंट्स हम लोग देखते हैं कि वेव के प्रोपेगेशन को हाइगन्स थ्योरी से हम शो करते हैं। तो इस तरह से एक पॉइंट सोर्स है तो ये वेव फ्रंट्स जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अच्छा, अब ये समझना है कि एक पॉइंट सोर्स के साथ एसोसिएटेड वेव फ्रंट एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, लेकिन
अगर हम बात करें कि एक प्लेन वेव का वेव फ्रंट, जैसे एक प्लेन वेव है उसका वेव फ्रंट प्लेन सरफेसेस होंगे, तो प्लेन सरफेसेस के साथ एसोसिएटेड वेव फ्रंट्स के साथ एसोसिएटेड हमारा सोर्स किस तरह का होगा। अगर हम ये इमेजिन करने की कोशिश करें तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि हम ये सोचें कि पॉइंट सोर्स से अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस पर लें तो हम देखते हैं कि कर्वेचर धीरे धीरे घटता चला जाता है और अंततः एट ए वेरी फार अवे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सोर्स ये सारे के सारे सरफेसेस ऑलमोस्ट प्लेन की तरह दिखाई देते हैं। यानी और यही स्थिति होगी अगर हम एक लाइन सोर्स लें, जो कि हम आगे देखेंगे कि अगर एक लाइन सोर्स होता है तो उसका वेव फ्रंट जो होगा सिलिंड्रिकल होगा। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट को भी अगर हम फार अवे डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स लेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट प्लेन सरफेस की तरह से होगा। यानी प्लेन वेव फ्रंट का कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं होता है। At far away from a point source or a line source, the wave fronts may be assumed to be plane surfaces and the associated waves to be plane waves, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और एक बार हमने प्लेन वेव एसोसिएट कर यहाँ पर मान लिया कि ये एक प्लेन वेव है, तो अब इसका इस प्लेन वेव का जो आगे प्रोपेगेशन होगा ये कैसे होगा, तो फिर से हम इस प्लेन वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट को हम एक नया सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह से मानेंगे। फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे, फिर से इसके दो कवर होंगे, एक बाहर का एनवेलप और एक अंदर का एनवेलप, और फिर हम कहेंगे कि अंदर का एनवेलप हम डिस्कार्ड करते हैं बिकॉज ऑफ डाइपोल, और इस वाले एनवेलप को हम एक्सेप्ट करते हैं एज फॉरवर्ड हमारा जो वेव फ्रंट हुआ। तो जिस तरह से हम स्फेरिकल वेव फ्रंट को आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव्स, और उसी तरह से हम प्लेन वेव को भी आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स। सो दिस इज अ पॉइंट सोर्स spherical wave fronts, and this is at far away distance from the point source we have plane wave fronts, and इसके साथ associated wave जो होगा वो plane wave होगा, इसके साथ associated wave जो होगा वो spherical wave होगा। This is what we observe here। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा प्लेन वेव है जो इसी को हमने दिखाया इस तरह के प्लेन में एक बार फिर से, तो ये प्लेन वेव इधर जा रहा है, ये इसके सरफेसेस जो है प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, और इन प्लेन वेव फ्रंट्स का अगर हम साइड व्यू लेंगे तो साइड व्यू हमें इन लाइंस की तरह से दिखाई देगी। So at far away from point source or a cylindrical source we have plane wave fronts and the associated wave will be called the plane waves। ये देखिए अब तीनों एक साथ हमने दिखा, this is a point source and we have a spherical wave fronts coming out। इनके क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर दिखाया गया है अलग अलग टाइम और अलग अलग डिस्टेंसेस। Now we have a line source over here and इसके कारण क्या होगा, जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसके साथ जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट जो है हमारा सिलिंड्रिकल बनेगा। यानी एक बार फिर से अगर सोचिए कि भाई ये इसमें वेव्स कैसे प्रोपेगेट करेंगे, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमने माना कि ये हमारा वेव फ्रंट है, तो इसका हर पॉइंट एक स्फेरिकल वेव की तरह सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कहलाएगा। यहाँ से स्फेरिकल वेव्स निकलेंगे और फिर से हम एक बाहर का कवर एक अंदर का कवर लेंगे, बाहर का कवर हम ले लेंगे वेव फ्रंट की तरह, अंदर का डिस्कार्ड करेंगे और वेव फ्रंट यहाँ से फिर यहाँ चलाएगा। तो लाइन सोर्स में भी वेव्स का प्रोपेगेशन जो होता है बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स होता है, और ये वेव आगे बढ़ता है और हर जगह पर वेव के परपेंडिकुलर ही उसका वेव फ्रंट होता है। सिमिलरली whether it is a point source or a line source, at far away from a point source or at far away from a line source we have plane wave fronts जिसका सोर्स हम इंफिनिटी पर मान सकते हैं। ये देखिए, the shape and or orientation of the wave fronts may change by refraction। देखिए यहां से प्लेन वेव आ रहे हैं जिसका वेव फ्रंट्स उसके परपेंडिकुलर है, ये सरफेसेस है, और जब ये यहां से देख लीजिए रिफ्रैक्शन इसका होता है, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद में स्फेरिकल वेव फ्रंट जो कि एक जगह पर कंसंट्रेट होता है वो बन जाता है। यानी द शेप एंड और ओरिएंटेशन ऑफ वेव फ्रंट्स मे चेंज बाय रिफ्रैक्शन। In particular, lenses can change the shape of optical wave fronts from planar to spherical or vice versa। यानी अगर हम यहाँ से एक पॉइंट सोर्स को रख दें, यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स वापस जाएंगे और बाहर जब निकलेंगे तो ये इस दिशा में प्लेन वेव फ्रंट्स प्रोपेगेट करेंगे एंड करस्पॉन्डिंग वेव विल बी प्लेन वेव। तो रिफ्रैक्शन से वेव फ्रंट्स के शेप बदल सकते हैं।
इलस्ट्रेशन यहाँ पर हमने दिया, वेव फ्रंट्स आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस to produce a point source reverse the direction of the waves with the focus point acting as a point source, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया. As you can see, किस तरह से वेव फ्रंट्स का शेप चेंज हो रहा है ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस. सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए कैसे करके एक वेव फ्रंट का शेप चेंज होता है बाय डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट. यहाँ पर अगेन हमारे पास में जो आ रहा है वो प्लेन वेव है, और यहाँ पर ये जब पहुंचता है तो ये पॉइंट सोर्स की तरह, चूंकि पॉइंट ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइंट हमारा पर यहाँ पर ओरिफिस है, हमारे पर यहाँ जो स्लिट है, तो ये स्लिट का पॉइंट जो है ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, और यहाँ से स्फेरिकल वेव्स आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं. तो डिफ्रैक्शन से यहाँ भी देखिए कि प्लेन वेव का शेप, प्लेन वेव फ्रंट का शेप स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट होता है. ना अगला पॉइंट है इंटेंसिटी. हम इंटेंसिटी ऑफ अ वेव कैसे डिफाइन करते हैं? तो इंटेंसिटी एक्चुअली क्या है? किसी वेव की इंटेंसिटी, पहले इसको ऐसे समझा जाए कि जब वेव आगे बढ़ता है तो वेव के प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर एक सरफेस इमेजिन करिए. उस सरफेस के यूनिट एरिया पर सेकंड जितनी एनर्जी फॉल करती है, यानी द एनर्जी फॉलिंग ऑन अ सरफेस नॉर्मल टू द प्रोपिगेशन डायरेक्शन ऑफ द वेव per unit area per second is described as the intensity at a point on that surface. So it is energy falling per second, that is watt, and on a unit area, that is per meter square. So its unit will be watt per square meter. So in physics, intensity of radiant energy is the power transferred per unit area, where area is measured on the plane surface perpendicular to the direction of propagation of energy. In SI system, it has unit watts per square meter. It is used most frequently with waves such as acoustic waves like sound, or electromagnetic waves such as light or radio waves, in which case the average power transfer over one period of the wave is used. So this is how we define the intensity of a wave. That is, once again आप समझ लें कि total energy falling normal to the propagation direction on a surface per unit area of the surface per second, that is its unit is watt per square meter. Intensity, mind it, intensity का मतलब ताकत से नहीं है, मास या मैग्नीट्यूड से नहीं है, फोर्स से नहीं है, लेवल से नहीं है. इंटेंसिटी का मतलब वेव में बिल्कुल सिंपल है कि ये सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू अ सरफेस. बस सिर्फ इतना मतलब है. नो कनेक्शन विद द स्ट्रेंथ, नो कनेक्शन विद द मैग्नीट्यूड, nothing to do with the strength of the force, कि कितना ताकत लगाया हमने कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी. नहीं. लेवल क्या है? नहीं, कोई मतलब नहीं. इंटेंसिटी इज नॉट सिनोनिमस therefore with strength, magnitude, force or level. Now intensity can be found by taking the energy density, energy per unit volume at a point in a space, and multiplying it by the velocity at which the energy is moving or the wave is moving. So what do we have? Energy density multiplied by the velocity, and you will get the intensity. क्योंकि resulting vector will have the units of power divided by area. Now अब हम लोग थोड़ा इंटेंसिटी के बारे में समझें. Let us consider a point source S. जैसा कि हमने एक बार फिर से इस फिगर को कोट किया. It will radiate energy in all directions, and it will have a spherical wave like we are seeing. कि जैसे R1 रेडियस का एक वेव फ्रंट का हमने क्रॉस सेक्शन दिखाया है, फिर थोड़ी देर बाद हमने R2 रेडियस का वेव फ्रंट का एक हमने दिखाया है. मान लिया कि P जो है that is the energy emitted per unit time by the source. यानी ये जो सोर्स हमारा है ये इतना एनर्जी emitted और करेगा. P is the energy emitted per unit time by the source, यानी P इसका पावर है. ठीक. तो जब P इसका पावर है तो जैसे हमने इंटेंसिटी दिखाया कि भाई R1 थोड़ी देर बाद जब ये R1 रेडियस के स्फीयर पर पहुंचेगा तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी. जो एनर्जी P हमारा S सोर्स पर था वो सारा का सारा एनर्जी थोड़ी देर बाद R1 रेडियस के पूरे स्फीयर के ऊपर में आ गया. यानी पूरे स्फीयर के ऊपर में जो टोटल एनर्जी हमारा था वो यहां से प्रोपेगेट करके आ गया. यानी पूरे स्फीयर ऑफ रेडियस R1 पर टोटल एनर्जी
falling per second is p. ठीक है, so इसका मतलब क्या हुआ, द इंटेंसिटी ऑन द वेव फ्रंट सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r1. इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी फॉलिंग ऑन अ सरफेस नॉर्मल टू द प्रोपेगेशन डायरेक्शन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. अब गौर करिए, सारा रेडियस वेक्टर एक स्फीयर में सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और वेव रेडियस वेक्टर की तरफ हर एक दिशा में जाएगा. यानी ये जो स्फेरिकल सरफेस है हमारे इंटेंसिटी के का जो डेफिनेशन है उसको कंफर्म करता है कि भाई ये सरफेस परपेंडिकुलर है प्रोपेगेशन डायरेक्शन के. इस सरफेस पर जो एनर्जी फॉल कर रहा है पर सेकेंड वो P है और इस सरफेस का एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर. तो हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस r1 will simply be P by 4 pi r1 square. You can see I1 will be given intensity I1 at every point of the sphere of radius r1 will be P by 4 pi r1 square. Now यहां तो डिफाइन कर लिया. थोड़ी देर बाद by expansion of the वेव आगे प्रोपेगेट कर रहा है तो ये वेव्स पहुंच करके यहां पर पहुंचे और इसका वेव फ्रंट का क्रॉस सेक्शन ये दिखाया और ये बड़ा सा स्फीयर इसका यहां पर बन जाएगा नया वेव फ्रंट. अब जितनी एनर्जी यहां से निकली पर सेकेंड उतनी ही एनर्जी इस पर पहुंची पर सेकेंड और वही एनर्जी थोड़ी देर बाद R2 रेडियस के स्फीयर पर पहुंचेगी पर सेकेंड. यानी एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस R2 विल बी अगेन P, but this time the area of cross section of this sphere will be 4 pi r2 square. तो इसका मतलब क्या हुआ, the intensity on the wave front surface of radius of curvature r2 ये कितना होगा, and by the same logic I2 is equal to P by 4 pi r2 square. Therefore अगर हम दोनों का रेशियो निकालें I1 by I2 तो it will be r2 square by r1 square. यानी हम कहेंगे I is inversely proportional to r square. यानी एक स्फेरिकल वेव में जो कि एक पॉइंट सोर्स से एक स्फेरिकल वेव निकलता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, तो एक फॉर ए पॉइंट सोर्स दैट इज फॉर ए स्फेरिकल वेव फ्रंट द इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड एम्पलीट्यूड. जैसा कि मालूम है हमको कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, देयरफॉर एम्पलीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 by distance, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस in the propagation direction. So this is for a spherical wave. Now if we have for a line source the wavefront is cylindrical and therefore the intensity will be proportional to 1 by r and correspondingly the amplitude of the wave will be proportional to 1 by square root of r. So for a spherical wave I is proportional to 1 by r square, amplitude is proportional to 1 by r. For a cylindrical wave intensity is proportional to 1 by r and amplitude is proportional to 1 by square root of r. Then how does the amplitude depend on distance for a plane wave? Naturally you can understand, because plane waves are plane waves, all the time they remain the plane. Therefore for a plane wave amplitude does not depend on the distance. और इसलिए एक प्लेन वेव का जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं y is equal to a sin omega t minus kx. लेकिन 3 डायमेंशन में जब आप लिखिएगा एक स्फेरिकल वेव का इक्वेशन तो आप लिखिएगा y की जगह पर 3 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और इज इक्वल टू a अपॉन एम्पलीट्यूड अपॉन r आप लिखेंगे और उसके बाद साइन के साथ ये एक्सपोनेंशियल में i ओमेगा t माइनस k डॉट r 3 डायमेंशन के लिए. यानी वहां पर एम्पलीट्यूड will vary as 1 by r for a spherical wave. So this is how we define the intensity. क्या है intensity? How do we define? But it is the energy falling normal to a surface per unit area per second on the surface. Or intensity for a spherical wave is inversely proportional to r square. Amplitude is 1 by r. For a line source, intensity is proportional to 1 by r. Amplitude is proportional to 1 by square root r. For a plane wave, amplitude does not depend on the distance. So thank you very much for your kind attention.